नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद तरह तरह की बातें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि अब टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस पर महुआ मोइत्रा ने अब करारा जवाब दिया है। इस बीच शुभेंदु ने बंगाल के पहले बीजेपी सीएम के पद के शपथ ले ली है। उधर पंजाब में मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की रेड से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, जबकि विजय की सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देकर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस खबरों पर बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। महुआ मोइत्रा ने मार्कंडेय को कहा सीक्रेट संघी, बीजेपी में शामिल होने के बयान पर बवाल। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार, शुभेंदु ने ली सीएम पद के लिए शपथ। पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी, कार्रवाई जारी। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस का राज्यपाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, फिर शुरू हो सकता है बड़ा अमेरिकी मुद्दा। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू के बयान पर काटजू को सीक्रेट संघी कह दिया। दरअसल मार्कंडेय काटजू ने एक पोस्ट में कहा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायोनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। इस पर महुआ ने जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि मैंने अपने विचारों और राजनीतिक सोच के लिए अपना करियर और युवा अवस्था तक कुर्बान कर दी है, इसलिए मुझ पर बिना आधार के आरोप लगाना गलत है। इस पर महुआ मोइत्रा ने काटजू को जवाब देते हुए लिखा कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद फायदे पाने के लिए सीक्रेट संघी बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा खुलकर अपनी विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील समय में इस तरह के बेबुनियाद दावे नहीं किए जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। आज शनिवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। नई सरकार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और अशोक कीर्तानिया ने मंत्री पद की शपथ ली। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में संगठन और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि नई सरकार विकास, कानून व्यवस्था और निवेश पर फोकस करेगी। बंगाल चुनाव में अब वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विवादित एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, उनमें से केवल 1607 लोगों की अपील मंजूर की गई और उन्हें वापस लिस्ट में जोड़ा गया। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि कुल 19 ट्रिब्यूनल में से अकेले रिटायर्ड जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल ने ही 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1717 अपीलों को मंजूरी दी थी। अब सवाल उठ रहा है कि जब एक अकेले ट्रिब्यूनल ने ही सरकारी आंकड़ों से ज्यादा नाम बहाल किए, तो बाकी 18 ट्रिब्यूनल ने कितनी अपीलों पर मुहर लगाई होगी और कितने लोग समय पर लिस्ट में नाम जुड़वा कर वोट डाल पाए होंगे। खबर ये भी है कि जस्टिस शिवज्ञानम ने गुरुवार को व्यक्तिगत कारणों से ट्रिब्यूनल से इस्तीफा भी दे दिया है। इस मामले पर चुनाव आयोग या बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। कपिल सिब्बल ने चुनाव में वोटरों के नाम गलत तरीके से काटे जाने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने जस्टिस शिवज्ञानम के ट्रिब्यूनल के आंकड़ों का हवाला देते हुए गंभीर सवाल उठाए। सिब्बल ने बताया कि इस अकेले ट्रिब्यूनल ने करीब 1777 अपीलों पर सुनवाई की थी। इनमें से 1717 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में वापस जोड़ने के आदेश दिए गए। इसका सीधा मतलब है कि 96% से ज्यादा नाम गलत तरीके से काटे गए थे। सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग की इस मेहरबानी ने कमाल कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटरों के नाम काट कर ही बीजेपी ने ये चुनाव जीता है। सिब्बल के इस बयान ने बंगाल की जीत पर अब नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। पंजाब सरकार में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक चंडीगढ़ स्थित मंत्री संजीव अरोड़ा का सरकारी आवास भी उन 5 जगहों में शामिल है जहां पर ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा गुरुग्राम में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नाम की कंपनी के दफ्तर में भी जांच एजेंसी ने तलाशी ली। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही पंजाब में लगातार ईडी की रेड शुरू हो गई है
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि कुछ दिन पहले भी संजीव अरोड़ा के यहाँ पर रेड हुई थी और अब दोबारा ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल न होने की वजह से नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर समेत कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर पर जानबूझकर सरकार गठन में देरी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देरी की वजह से विधायकों की खरीद फरोख्त और राजनीतिक जोड़ तोड़ की कोशिशों को बढ़ावा मिल सकता है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और राज्यपाल के खिलाफ जमकर विरोध जताया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि राजभवन संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा और वो बीजेपी के दबाव में फैसले ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल को तुरंत सबसे बड़ी पार्टी को बुलाकर सरकार बनाने का मौका देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तमिलनाडु में विजय की सरकार बनाने के लिए अब वीसीके अपना समर्थन दे सकती है। वीसीके के पास विधानसभा में 2 सीटें हैं जो विजय के लिए बहुत कीमती हैं। पार्टी के विधायक दल के नेता वन्नियारासु समर्थन पत्र साइन करके चेन्नई पहुंच रहे हैं। उनके साथ दूसरे विधायक ज्योतिमणि भी विजय के समर्थन में अपना दस्तखत करेंगे। कल रात पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर घंटों तक लंबी बातचीत चली। वीसीके नेता चाहते हैं कि वे बिना शर्त के बजाय एक साझा कार्यक्रम के तहत साथ आएं। हालांकि पार्टी के बड़े नेता थोल थिरुमावलवन ने कल रात एमके स्टालिन से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब वीसीके का झुकाव पूरी तरह से विजय की पार्टी टीवीके की ओर दिख रहा है। ये समर्थन पत्र मिलते ही राज्यपाल विजय को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। विजय के प्रशंसकों के लिए ये खबर किसी बड़े जश्न से कम नहीं है। अब देखना होगा कि राजभवन से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए न्योता कब तक आता है। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर विजय की पार्टी और एएमएमके के बीच में चिट्ठी का विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके ने विजय की पार्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। दिनाकरन का आरोप है कि विजय की पार्टी ने उनके विधायक की फर्जी चिट्ठी दिखाई है। उनका कहना है कि टीवीके ने राज्यपाल को झूठा समर्थन पत्र सौंपकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इस आरोप के बाद विजय की पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में विधायक कामराज खुद अपने हाथों से समर्थन पत्र लिखते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कामराज कह रहे हैं कि वो दिनाकरन की मर्जी से ही विजय को समर्थन दे रहे हैं। विजय की पार्टी ने दिनाकरन पर झूठ बोलने और गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। अब इस वीडियो के आने के बाद दिनाकरन की पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। केरल में सीएम पर सस्पेंस, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। चीन का दावा, पिछले साल युद्ध में पाकिस्तान की मदद की थी। ट्रंप की ईरान को धमकी, फिर शुरू होगा बड़ा मिशन। 4 महीने तक नहीं झुकेगा ईरान, सीआईए रिपोर्ट से मचा हड़कंप। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस गहरा हो गया है और अब फैसला दिल्ली दरबार में होगा। इस रेस में वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला के नाम सबसे आगे हैं। अब आखिरी फैसला के लिए गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में डाल दी गई है। सभी बड़े नेता आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं शनिवार को पार्टी आलाकमान के साथ आखिरी दौर की बैठक होगी। इसी बीच विधायकों के समर्थन वाली एक कथित लिस्ट लीक होने से हंगामा मच गया है। इस लिस्ट में वेणुगोपाल का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि पार्टी पर्यवेक्षकों ने फिलहाल इस लिस्ट को फर्जी करार दिया है, लेकिन विधायकों के बीच मची इस गुटबाजी ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस कलह को लेकर काफी डरे हुए हैं। समर्थकों के बीच भी सड़कों पर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। अब सबको रविवार का इंतजार है जब दिल्ली से नया नाम सामने आएगा। चीन ने दावा किया है कि उसके इंजीनियरों ने पिछले साल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। चीनी इंजीनियरों का कहना है कि वो युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर तैनात थे। उन्होंने चीन में बने J-10CE लड़ाकू विमानों को चलाने में पाकिस्तान की मदद की थी। चीन का दावा है कि उसने इसी विमान ने भारतीय वायुसेना के राफेल को मार गिराया था। चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने बताया कि उनकी टीम विमानों की पूरी क्षमता जानना चाहती थी। वे भीषण गर्मी और सायरन के शोर के बीच भी पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। चीनी इंजीनियरों के मुताबिक उनका विमान राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट पर भारी पड़ा। हालांकि भारत ने कभी भी अपने राफेल विमान के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। इस खबर से साफ हो गया है कि चीन और पाकिस्तान के सैन्य रिश्ते कितने ज्यादा गहरे हो चुके हैं। पाकिस्तान अब अपनी सैन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर होता जा रहा है। चीन इस जीत को अपनी तकनीक के प्रचार के तौर पर देख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो अमेरिका इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करेगा। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पहले पाकिस्तान की मांग पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया था, लेकिन अब अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकला
तो अमेरिका पहले से भी बड़ा और सख्त ऑपरेशन शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि इस बार कार्रवाई ज्यादा तेज और बड़ी हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान जल्द ही युद्ध खत्म करने वाले समझौते पर अपना जवाब देगा ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने जहाजों और व्यापारिक रिश्तों को और रास्तों को सुरक्षा के लिए समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना हर जरूरी कदम उठाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिशें फिलहाल अटकती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को अमेरिका और ईरान की सेनाओं के बीच फिर से भारी गोलीबारी हुई है। CIA की रिपोर्ट ने अमेरिका की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अगले 4 महीनों तक समुद्री नाकेबंदी को आसानी से झेल सकता है। इसका मतलब है कि पाबंदियों के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था अभी ढहने वाली नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच हॉर्मुज में दोनों देशों के जहाजों के बीच झड़पें भी हुई हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान जा रहे 2 जहाजों पर हमला कर उन्हें वापस खदेड़ दिया। अब पूरी दुनिया को ईरान के अगले कदम और उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो बिना रुकावट आपको मिलता रहे तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें ताकि हर बड़ी खबर आपके फोन पर सीधे पहुंच जाए। शाम 6 बजे हम फिर से हाजिर होंगे खबरों के ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.